Good evening everyone, welcome back to another class of science class 8th। तो आज हम लोग अपनी बुक क्यूरियोसिटी से उसका सेकंड चैप्टर जो कि है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में क्या था। चैप्टर 1 एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था जो आपको आपकी बुक से इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में पड़ा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस चैप्टर में बेसिकली हमने ये देखा था कि जो हमारी ये बुक है उसके फीचर्स क्या हैं, हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स इस बार पढ़ने वाले हैं। और उसी फर्स्ट चैप्टर में हमें पता चला था कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इनविजिबल मतलब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, लिविंग वर्ल्ड यानी कि हमारी अर्थ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं देते बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। बियॉन्ड आवर नेकेड आइज मतलब कि हम लोग अपने सिर्फ नॉर्मल आँखों से उसको नहीं देख पाते। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते, हमारी नॉर्मल आइज से वो हमारे लिए इनविजिबल रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमारे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ़ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल? How do you think your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity or even what counts as living? तो ये दो क्वेश्चन कह रहे हैं कि कभी तुम लोगों ने सोचा है कि आसपास की जो चीज़ें तुम लोगों को दिखाई नहीं देती वो दिखने लग जाएं तो क्या होगा? अब आप सोचोगे ऐसा कुछ है भी जो हमें नहीं दिखाई देता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग अपने नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते। लाइट वेव्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, हम लोग वो नहीं देख पाते, लाइक माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये सब हम नॉर्मल आँखों से कहाँ देख पाते हैं। हम लोग तो सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं। वैसे ही कितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो हमें नॉर्मल आँखों से नहीं दिख पाते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगता है जो उन चीज़ों को लगभग 100 गुना या 200 गुना, 1000 गुना हमें उस चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, तब हम वो देख पाते हैं, है ना। तो कभी तुम लोगों ने सोचा है कि वो चीज़ें अगर तुम लोग को दिखने लग जाएं तो क्या होगा? तुम लोग जैसे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हो, उसके साइज़ को, उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्या तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा? और मतलब कि तुम लोग हमेशा यही सोचते होगे ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो चीज़ अपना खुद का बड़ी सी चीज़ें खुद का फूड बनाती हैं, बातचीत कर सकती हैं, बातचीत नहीं भी कर सकती हैं तो इधर उधर चल फिर सकती हैं, हमें दिखाई देती हैं, लाइक एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स भी हो गए। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी उन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स काउंट किया है? सोचना इस बारे में। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर? अगर सोचो, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, उनको आपस में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लोग पॉलिनेशन करते हैं, है ना, फिर नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। ह्यूमंस भी आपस में बातचीत कर लेते हैं, एनिमल्स का भी अलग तरीका होता है बातचीत करने का। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे वाले यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे आपस में बातचीत करते होंगे? आपको इस सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है इधर आप लोग लिख सकते हैं अपनी बुक में। बट अभी फ़िलहाल हम लोग जानते हैं कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर हैं क्या। तो आपको ये तो पता होगा कि हम लोग की जो ह्यूमन आई है वो सारी चीज़ें नहीं देख सकती, इसकी भी एक सर्टेन लिमिट है। ये चीज़ों को एक सर्टेन साइज तक ही देख पाती है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। लंबे समय से लाइक 100, 200, 300, 400 साल तक हमें अपने आसपास की चीज़ों का पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ना ही हमें कुछ फिज़िक्स पता था, ना ही केमिस्ट्री पता था, ना बायो पता था।
ना हमें ये पता था कि ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पता था हमें। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने डिस्कवरीज की, उनकी क्यूरियोसिटी जगी, उन्होंने जानना चाहा कि ये कैसे और क्यों होता है, फिर चीज़ें डिस्कवर होती गई। People discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. The piece of glass was shaped like a lentil seed, thick in the middle and thin at the edge. Hence they called it a lens. तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो ऐसे ही किसी इंसान ने ये डिस्कवर किया कि जो ग्लास का एक कर्व्ड पीस होता है ना, वो छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है। आपने भी देखा होगा ना, आपको पता होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास नाम सुना होगा ना, तो ग्लास वर्ड आ रहा है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि किसको कैसे पता चला होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास गोल ही क्यों होता है, वो स्क्वायर क्यों नहीं होता है, ट्रायंगल क्यों नहीं होता है, हमारे जो चश्मे हैं वो भी गोल टाइप में ऐसे क्यों रहते हैं, है ना। मैक्सिमम चश्मे गोल टाइप के होते हैं ना, अभी तो स्क्वायर और अलग अलग शेप्स आने लग गए हैं, बट जो पावर वाली पार्ट रहती है ना चश्मे की, वो ऐसे कर्व्ड ही रहता है। आपने जो भी ग्लास मैग्नीफिकेशन करता है वो कर्व्ड होता है। तो बहुत टाइम पहले लोगों ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है। और क्योंकि वो पीस ऑफ ग्लास एक लेंटिल सीड आपने गूगल कर सकते हो कैसे दिखता है, वो मिडल में क्या होता है, थिक होता है, और साइड में वो थिन होता है। तो इस वजह से इस चीज़ का नाम उन्होंने क्या दिया, लेंस दे दिया। मतलब जो चीज़ बीच से थोड़ी सी मोटी है, साइड से पतली है और कर्व्ड है, तो उस चीज़ को उन्होंने लेंस नाम दे दिया, जो छोटी चीज़ों को बड़ा अपीयर करवाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लेंसेज भी इम्प्रूव होते गए, वो और पावरफुल बनते गए, उनकी पावर बढ़ती रही, उनकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती रही, है ना। मैग्नीफाइंग पावर मतलब कि वो एबिलिटी जिससे वो छोटी चीज़ों को और बड़ा कर सकते हैं। लाइक पहले 2x बना, फिर 3x, 4x, फिर 5x, 6x, मतलब x का मतलब इधर की उतने गुना उनकी मैग्निफिकेशन बढ़ रही है। ओके, ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स helped humans see what their eyes could not. The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures. We will explore some of these life forms in this chapter. तो पहले मैग्नीफाइंग ग्लास हुए, फिर लेंसेज हुए, फिर माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट हुए, डिस्कवर हुए, और जैसे जैसे ये चीज़ें डिस्कवर होती गई, हम लोग अपने आसपास की इनविजिबल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते गए, है ना। और इस चैप्टर में भी आप इन्हीं लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हो, जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। तो आप लोगों ने तो पहले ऑलरेडी 6th-7th क्लास में ये पढ़ लिया होगा कि नेचर में कितनी सारी वैरायटी है ना। अलग अलग शेप के, साइज़ के, कलर के, छोटे बड़े अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में है ना। सब लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर ही नहीं बट उनके फीचर्स भी डिफ़र करते हैं। लाइक वो कैसे दिखते हैं, उनके पास क्या खूबियाँ हैं, ये सब डिफ़र करते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी लिविंग बीइंग हो, इन सब को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं आते, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है आपके आसपास की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, जो आप लोग अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं, यानी बिना माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है जो आप लोग देख सकते हैं। सोचो इस बारे में, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आइज एक्चुअली सी। एक चीज़ कितनी छोटी होनी चाहिए कि मतलब हमारे ह्यूमन आई की लिमिट क्या है कि इससे छोटा हम लोग कुछ और देख ही नहीं सकते। थिंक अबाउट इट, ठीक है। और you might have seen some people using reading glasses. How does it help them see better? Or what happens when we use a magnifying glass to observe something?
आपके दोस्त लोग आपके आसपास, आपके फैमिली में, या इनफैक्ट आप रीडिंग ग्लासेस यूज़ करते हो। रीडिंग ग्लासेस क्या होता है, उसमें भी लेंस होता है ना, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। जिस हिसाब से आपको अगर दूर का दिखाई नहीं देता है, उस हिसाब से आपको लेंस दिए जाते हैं अलग अलग पावर के, राइट। तो आपने कभी सोचा है कि इसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, या कभी आपने ये सोचा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास आखिर करता क्या है कि छोटी चीज़ें बड़ी अपीयर हो जाती हैं। आप में से मैक्सिमम लोग को यही प्रॉब्लम होगी ना कि आप लोग को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। लाइक ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, तो आप लोग चश्मा लगा लेते हो, तो चश्मा से आपको चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाती हैं। तो आखिर ये होता कैसे है ना, तो ये भी हम समझेंगे इस बार। लेट अस ऑब्जर्व। एक राउंड बॉटल फ्लास्क आप लोग को लेनी है, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। राउंड बॉटल फ्लास्क ऐसी होती है, ये ऊपर इसका मुंह रहता है, ये इसका ट्यूब टाइप का रहता है, और ये ऐसे राउंड शेप में होता है, लाइक, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप लोग को ऐसी एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेनी है, और इसका जो ऊपर वाला ये माउथ पार्ट है, इसको एक कॉर्क से आपको कवर कर लेना है। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क आपने सुना होगा ना, ऐसे टाइप का होता है, रबड़ का या ऐसे कुछ सब्सटेंस का बना रहता है, ठीक है। आपको उसका माउथ जो है यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क। फिर इस फ्लास्क को आपको एक बुक के ऊपर रखना है, एंड देन लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। जब आप इसके थ्रू देखोगे तो जो लेटर्स थे छोटे छोटे, वो आपको थोड़े बड़े बड़े दिखने लगेंगे, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है ना। ये है तो छोटे छोटे, बट देखो कैसे बड़े से दिख रहे हैं, ये समझ आ रहा है कि एंटर्स एंटीबॉडीज बॉडी ऑल्सो माइक्रोब इफ वीकेंड, ये सब लिखा है ना कि बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो आखिर ये क्यों हुआ है ना। ओके, तो इसमें पानी भरा गया था, सिर्फ फ्लास्क नहीं थी, सिर्फ राउंड बॉटल फ्लास्क नहीं थी, उसके अंदर पानी भी भरा गया था। ओके, सॉरी फॉर दैट। एक राउंड बॉटल फ्लास्क लेके आपको उसके अंदर पानी भरना है, फिर उसका माउथ आपको कॉर्क से क्लोज करना है, जैसे सो दैट पानी बाहर गिर ना जाए। फिर जो लेटर्स हैं वो आपको बड़े बड़े से दिखाई देंगे आपकी बुक पे। फिर आप एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास से भी चीज़ों को, इसी बुक को देख के ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि उस राउंड बॉटल फ्लास्क से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग खरीद सकते हो, राइट। नहीं तो स्कूल में भी आपके मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, आपके स्कूल में लैब्स होंगी, वहाँ पे आप जाके अपनी टीचर से कह के देख सकते हो। ओके, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करके आप छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की डिटेलिंग भी देख सकते हो, लाइक एंट को देख सकते हो। आप देखोगे आपको उसके बॉडी के डिटेल्स मोर क्लियरली दिखाई देंगे। एंड्स देख सकते हो, इनफैक्ट आप अपने आप को भी देख सकते हो। अपने आप मतलब कि अपने हाथ पे देख सकते हो, आपको अपने बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे, राइट। कोई लीफ वगैरह है या कोई प्लांट की स्टेम या कोई लीफ है, उसको भी आप अच्छे से देख पाओगे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, ठीक है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, but they could not see them with their naked eyes. So how did we finally discover this invisible world? Do you know which scientific discovery helped us see the tiny world for the first time? तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए लोग क्यूरियस थे कि ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे आसपास, वो आखिर कैसे दिखते हैं, उनके बॉडी फीचर्स क्या हैं, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है ना, और हम लोग इन चीज़ों को कैसे देख पाएंगे। धीरे धीरे करके डिस्कवरीज हुई, बट अब हम जानेंगे कि पहली डिस्कवरी क्या थी, कौन थे वो पहले इंसान जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी। तो इन ईयर 1665, यानी देख लो 1665, अभी 2026 चल रहा है, 1665 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक नाम के, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी नोन एज माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो इन ईयर 1665 एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के, उन्होंने माइक्रोग्राफिया करके एक बुक पब्लिश की। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, वो एक साइंटिस्ट थे, राइट, और वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर और एक स्किल्ड आर्टिस्ट भी थे। ये जो बुक थी माइक्रोग्राफिया, उन्होंने इस बुक में
डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाई थी उन टाइनी थिंग्स की जो हम लोग अपने नॉर्मल आई से देख नहीं पाते। अब आप सोचोगे कि जब हम लोग नॉर्मल आई से देख नहीं पाते तो इन रॉबर्ट सर ने कैसे इन चीज़ों की डिटेल ड्राइंग बनाई। तो उन्होंने जो टूल यूज़ किया था इन ऑर्गेनिजम्स की डिटेल देखने के लिए, उस टूल का नाम है माइक्रोस्कोप। तो हाँ, रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया, जिन्होंने पहली बार टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखा। सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। उनका जो माइक्रोस्कोप था ना, वो चीज़ों को 200 से 300 टाइम्स बिगर कर देता था, है ना। हमारी नॉर्मल आईज़ जो देख पाती हैं उससे 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा जो उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। एक दिन क्या है कि he looked at the thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. These compartments reminded him of a honeycomb. He drew what he saw and called each small space a cell. This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. तो क्या हुआ, इन रॉबर्ट सर ने क्या किया, वो ऐसे ही एक कॉर्क होता है ना, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यही जो हमने इधर इस राउंड बॉटल फ्लास्क को बंद करने के लिए यूज़ किया था, वही कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो इन्होंने क्या देखा, इट वॉज मेड ऑफ, उसके मतलब एक पर्टिकुलर शेप का था, वो इस टाइप के शेप्स का था, कुछ ऐसे ऐसे करके शेप्स का था, और उसके बीच में ना कुछ टाइनी स्पेसेस थी। और इन्होंने जब इन कंपार्टमेंट्स को देखा ना तो उनको हनी कॉम्ब की याद आ गई। उन्होंने जैसा देखा उन्होंने वैसा ड्रॉ किया, और वो जो स्पेस थी ना उन्होंने उसका नाम क्या दिया, उसको सेल दिया। तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखा, प्लस ही वॉज द मैन हु कॉइंड द टर्म सेल। कॉइंड द टर्म मतलब इन्होंने पहली बार सेल वर्ड का यूज़ किया। और सेल क्या है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि जो लाइफ है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। मतलब आपकी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ये जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर इस ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो ये आप इसके बारे में अभी और डिटेल में पढ़ोगे इसी चैप्टर में, नहीं तो और इसी क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है। बट मैंने आपको ऑलरेडी एक पहले से बता दिया कि इसमें आप देखो क्या है, सेल हमारा सबसे पहला यूनिट है, यानी सेल से बना टिश्यू से बने ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हम, एनिमल, प्लांट्स, सब कुछ, ठीक है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ अराउंड द सेम टाइम in 1660s, Antony van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscopes. He was the first person to clearly see the tiny living things like bacteria and blood cells. Because of this, he is known as the father of microbiology. तो देखो 1665 में तो हमारे रॉबर्ट हुक सर ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, और पहली बार उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा। टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं, उन्होंने टाइनी थिंग्स को देखा पहली बार, राइट। और उन्होंने ये सेल वर्ड को कॉइन किया। और 1660 में एक डच साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने और पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनाए, और इन्होंने पहले इंसान थे ये जिन्होंने लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को देखा। बैक्टीरिया जानते हो ना, बैक्टीरिया जो डिसीज़ कॉज करते हैं, वो टाइप के बैक्टीरियाज,
और ब्लड सेल्स यानी हमारे ब्लड में, यानी हमारे ब्लड को देखा। ब्लड जो है सेल से कंपोज होता है ना, तो उन्होंने रेड ब्लड सेल्स को देखा। इसी वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंटोनी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे वो जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक सर ने यूज़ किया था वो भी, उसकी फ़ोटो है, और जिस टाइप का उनको पैटर्न दिखा था वो भी है। देखो है ना, एकदम हनी कॉम टाइप का लग रहा है ना ये पैटर्न, तो वही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज सेल। तो ये जो रॉबर्ट हुक ने थे, उन्होंने तो सेल टर्म कॉइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ऐसे टाइप के जो ये सब स्ट्रक्चर हैं ये सब सेल है। तो आखिर ये सेल होता क्या है? तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो जैसा मैंने पहले बताया कि लिविंग सेल्स का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल्स है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से कंपोज्ड है। अब आखिर सेल ये कैसा दिखता है, क्या है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलिए देखते हैं। तो ये एक टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, मतलब आप लोग इसको अकेले नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें एक माइक्रोस्कोप की नीड है, प्लस ये सब एपरेटस वगैरह हैं जो आपके घर पे नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो आप लोग ये स्कूल में लैब वगैरह में जाके ये कर पाओगे। मे बी आपके टीचर करवाएंगे ये, या ऑलरेडी करवा चुके हों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ओनियन लेना है। ओनियन यानी प्याज, उसको अच्छे से धुल लेना है पानी से। ओके, उसके बाद उसको वर्टिकल पीसेस में कट करना है इस टाइप से। फिर एक पीस को पुट करना है एंड आपको उसका जो थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है इनर सरफेस पे, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स आपको उसको उस लेयर को पील कर लेना है। मतलब प्याज का एक छोटा सा पार्ट लेना है इस टाइप का। एक प्याज का सिंगल पार्ट जो होता है ना, एक पीस ऑफ अनियन आपको लेना है, और उसके इनर साइड पे जो पतली सी लेयर होती है ना ट्रांसपेरेंट टाइप की, यूजिंग अ फोर्सेप्स आपको उसको निकाल लेना है। फोर्सेप्स कुछ ऐसा टाइप का होता है, मतलब एक साइड से उसका जॉइंट रहता है, ऊपर साइड से होता है, और आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो चीज़ों को पील वगैरह करने के लिए। बायोलॉजी लैब में इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसको पील करने के बाद, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को निकालने के बाद, उसको एक पेट्री डिश पे रख दो। पेट्री डिश ये होती है ऐसे गोल टाइप की होती है। स्पेसिमेंट्स वगैरह को, मतलब आप जो चीज़ों को, जब आप लोग सेक्शन कटिंग करते हो, सेक्शन कटिंग यानी जब आप लोग को किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो आप लोग उसको पहले पेट्री डिश में रखते हो, राइट। ऐसे गोल टाइप का होता है, दिख भी रहा है इधर। फिर उसमें सैफरन डालना है, यानी कि रेड कलर स्टेन, यानी आपको उसको स्टेन करना है जैसे उसके जो सेल्स हैं आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। फिर उसको 30 सेकेंड के लिए स्टेन होने देना है। इस जो ये सैफरन करके हमारा स्टेन है रेड कलर का, वो हमारे सेल्स को पिंकिश कलर देगा, जिस वजह से हम लोग उसको क्लियरली देख पाएंगे। फिर एक थिन ब्रश का यूज़ करके उस अनियन पील को आपको एक ग्लास स्लाइड पे रखना है। अच्छा नहीं, ग्लास स्लाइड पे रखने से पहले उसको सबसे पहले आपको एक वाटर मीडियम में रखना है, जैसे कि जो एक्स्ट्रा स्टेन है ना वो हट जाए। ठीक है, तो पहले एक पेट्री डिश में हमने उसको स्टेन किया, फिर दूसरी पेट्री डिश जिसमें ऑलरेडी वाटर है, हमको एक सॉफ्ट ब्रश के थ्रू उसमें डालना है, जैसे एक्स्ट्रा स्ट्रेन वॉश ऑफ हो जाए। एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, जैसे कि जो सेल्स हैं, जो अनियन पील है वो सही से रहे और डिस्ट्रॉय ना हो, उसमें कोई कट्स वगैरह ना आए। फिर एकदम केयरफुली हमें उसको ब्रश के थ्रू उठा के एक ग्लास स्लाइड पे रखना है। ठीक है, हमें इंश्योर करना है कि वो टूटे ना, बेंड ना हो, एकदम प्रॉपरली रहे। फिर एक ग्लिसरीन का ड्रॉप हमें उसी ग्लास स्लाइड पे डालना है। फिर हमें ग्लास स्लाइड पे डालना है, और हम लोग ये ग्लिसरीन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं जैसे कि जो ये सेल है ना वो ड्राई आउट ना कर जाए, और जो विजिबिलिटी हमारी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो सैफरन को डाला हमने स्टेन करने के लिए, फिर वाटर में डाला हमने सो डैट एक्सेस स्टेन हमारा हट जाए। फिर हमने ग्लिसरीन में डाला जैसे जो सेल है वो ड्राई आउट ना करे और विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए।
फिर उसके बाद हम लोग एक कवर स्लिप का यूज़ करेंगे। कवर स्लिप आपकी कैसी भी हो सकती है, सर्कल हो सकती है या स्क्वायर हो सकती है। कवर स्लिप क्या होती है, जैसे कि आप उसको ऊपर से धीरे धीरे करके, जैसे आपको करके ऐसे रखोगे, सो दैट जो हमारा है ना, क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन जो है, यानी जिस चीज़ को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे वो चीज़ गिरे ना, अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे। तो कवर स्लिप रखने का भी एक टेक्निक होता है। आपको 45 डिग्री से, मतलब पहले 90 डिग्री से स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे करके एक नीडल का यूज़ करके, बायोलॉजी में इस टाइप की नीडल होती है, बायो लैब्स में जो यूज़ होती है, यहाँ पे सॉफ्ट होती हैं, वो क्या होती है ऐसे, यहाँ पे एक सॉफ्ट टाइप का होता है और यहाँ पे ऐसे नीडल निकली रहती है। तो इसका यूज़ करके आपको धीरे धीरे इस अनियन पील पे कवर स्लिप को रखना है, जैसे कि कोई एयर बबल या वाटर बबल ट्रैप्ड ना हो जाए। ओके, ऐसे आपको करना है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, अनियन पील को लेना है, अनियन को लेना है, उसको काटना है, फिर उसका थिन ट्रांसपेरेंट लेयर को निकाल लेना है। दूसरा, आपको अनियन पील जो था हमारा, उसको सैफरन में डाल के स्टेन करना है। तीसरा, उस अनियन पील को एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करके आपको वाटर में रिंस करना है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्टेन जो है वो वॉश ऑफ हो जाए। फिर आपको एक ग्लास स्लाइड पे रखना है, फिर उस ग्लास स्लाइड पे आपको ग्लिसरीन डालना है, जैसे विजिबिलिटी बढ़ जाए और ड्राई आउट ना करे सेल हमारा। फिर कवर स्लिप से धीरे धीरे करके नीडल का यूज़ करके उसको कवर कर लेना है। और कवर स्लिप को धीरे धीरे इसलिए यूज़ करना है जैसे कि कोई एयर बबल स्ट्रैप ना हो जाए, नहीं तो विजिबिलिटी में फिर से दिक्कत हो जाएगी। और ये भी ध्यान देना, आपको ये जो हमारा पील है ना, उसको आपको एकदम केयरफुली हैंडल करना है, जैसे कि उसमें कोई कट या कुछ ऐसे फोल्ड्स वगैरह ना आए। आपको डायरेक्टली उस अनियन पील को उठा के टैप वाटर के नीचे नहीं धो देना है। एक पेट्री डिश में वाटर रखना और उसमें प्यार से आपको उसको वॉश करना है, जैसे एक्सेस स्ट्रेन हमारा चला जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो हमारी ग्लास स्लाइड फिर रेडी हो जाएगी। फिर क्या करना है, ये तो ऐसे, फिर हमें उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। ध्यान देना कि आप जो ग्लिसरीन इसमें करोगे ना, लास्ट स्टेप क्या था, कवर स्लिप से कवर किया, तो उसके बाद मे बी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन हो, वो कवर स्लिप के बाहर आ रहे हो, तो यूजिंग अ ब्लॉटिंग पेपर आप उसको जेंटली वाइप कर देना थ्रू द एजेस, नहीं तो जैसे कोई दिक्कत ना हो उसको देखने में। ओके, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। ये जो सी है हमारा, सी डायग्राम फिगर, आपको ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस सी को देखो और इस डी को देखो, ये हमारा अनियन पील है ना, जो आप अगर ऐसा करोगे तो जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा ये है वो। और ये तो क्या है, ये तो ब्रिक्स है ना, ये तो वॉल है, वॉल मेड फ्रॉम ब्रिक। तो आपको इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ, लगभग सा सेम दिख रहा है, ये देखो। बस यहाँ पे इस गोल गोल सा ये जो है इसकी कमी है, नहीं तो देखो एकदम सेम टू सेम लग रहा है। यहाँ पे प्रॉपर ब्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर है, इसमें थोड़ा इरेगुलर सा शेप है, राइट। You will observe nearly rectangular structures under a microscope. These are the cells of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. Try to observe the peels of the leaves or different plants around you. You will find that all plants are made up of cells. What do you think the body of an animal is made up of? है ना? तो अभी आपने जो माइक्रोस्कोप में देखा ये सब क्या है, ये सेल्स हैं। जो आप माइक्रोस्कोप में देखे होंगे ये सब क्या है, ये जो है ये सेल्स है ना, ये प्रॉपर एक सेल है ये पूरा। आप ऐसे ही अनियन पील का आपने यूज़ किया, ऐसे ही आप किसी लीफ पील का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पील की बात क्यों हो रही है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने के लिए चीज़ें पतली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पत्ती उठाए उसको माइक्रोस्कोप में स्टेन करके रख रहे हो, नहीं। आपको लीफ का एक पतला सा थिन सेक्शन कट करना होगा, तब जाके वो आपको माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखेगा। अगर थिन सेक्शन नहीं है, यानी थिन आपका
स्पेसिमेन नहीं है तो आपको माइक्रोस्कोप में विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, है ना। तो थिन स्पेसिमेन का होना बहुत ज़रूरी है माइक्रोस्कोप में विजिबल करने के लिए। तो एक बार ज़रा इसका ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अनियन पील का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो देखो ये जो है ये तो हमने देख लिया कि ये प्रॉपर जो है ये तो सेल है, राइट। और ये जो बाहर का एरिया आपको ये दिख रहा है ना, ये प्रॉपर ये जो है ये सेल वॉल है, इसको प्रॉपर पूरा को बोलेंगे सेल। और ये जो बाहर का एरिया है इसको बोलेंगे सेल वॉल। और इसके जो अंदर का एरिया है उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। लाइक देखो यहाँ ध्यान से समझो, ये एक क्या है, यहीं से उठा के देखो, यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे मान लो, इसका इरेगुलर सा शेप है तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और बीच में ये गोला सा कुछ है। तो देखो ये जो बाहर ऐसे तो बाहर है, अगर आप और डिटेल में देखोगे ना तो उसका एक ऐसे डबल लेयर टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला है ये हमारा सेल वॉल है, और ये जो अंदर वाला है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाला है वो है सेल वॉल, और जो ये अंदर वाला है वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो गोल वाला पार्ट है ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये जो खाली खाली सा पार्ट है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये है साइटोप्लाज्म। ओके, एक बार फिर देख लो, जो बाहर वाला पार्ट है वो है सेल वॉल, अंदर वाला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, ये गोल सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और ये खाली स्पेस जो है सब ये है साइटोप्लाज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिंस योर माउथ with clean water. Use a blunt end of a clean toothpick and gently scrape the inside of your cheek. Place the scraped material in a drop of water on a clean glass slide and spread it eventually. तो अभी तो आपने अनियन पील का देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आप देखोगे कि हम ह्यूमंस में जो सेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए आप ह्यूमन चीक सेल का यूज़ करेंगे। चीक सेल इसलिए क्योंकि हम ह्यूमन चीक सेल्स पतली सी होती हैं इसलिए, और आप अपनी बॉडी का कहीं भी सेल ऐसे निकाल के नहीं देखोगे विदाउट एनी पेन। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने मुंह को अच्छे साफ़ कर लो। एक ब्लंट टूथपिक, क्लीन टूथपिक का यूज़ करके अपने चीक के इनसाइड को अच्छे से क्या जेंटली स्क्रैप करो। फिर प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली. Add a drop of methyl blue, a blue colored stain, over the material on slide. Adding stain improves the visibility of the material under the microscope by increasing contrast. फिर थोड़े ओके, तो ये हम लोग सेम स्टेप्स कर रहे हैं जो हम लोग ने उसके लिए यूज़ किया था अनियन सेल के लिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मटेरियल ले लिया यानी चीक सेल ले लिया, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे मिथाइल ब्लू करके एक ब्लू कलर का स्टेन होता है उसका यूज़ करेंगे। सैफरिन का स्टेन इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि चीक सेल्स जो होती हैं ना वो सैफरिन स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो ब्लू कलर के स्टेन मिथाइल ब्लू को एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। इसलिए विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इस स्टेन का यूज़ करेंगे फॉर चीक सेल्स। 1 मिनट बाद यानी थोड़ी देर बाद जब स्टेन हो जाए तो हम लोग फिर उसको एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग। हाँ, उसके बाद हम लोग फिर ग्लिसरीन को ऐड करेंगे जैसे कि सेल्स ड्राई ना करें। फिर एक कवर स्लिप से उसको ग्लास स्लाइड पे प्रेस करेंगे, फिर ऊपर से धीरे धीरे कवर स्लिप को रखेंगे जैसे कि एयर बबल्स ना आए। फिर जो एक्सेस ग्लिसरीन होगा उसको ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करके हम लोग साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो हमें दिखेगा हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, हमें इस टाइप का कुछ सेल्स दिखेंगी, है ना। तो बट यार अभी देखो ज़रा ध्यान से, जब आप रियल लाइफ में भी देखोगे और अभी एज अ डायग्राम में भी जब आप देख रहे हो, ये सिमिलर तो नहीं दिख रहा। लाइक जो अनियन सेल्स थी वो कुछ स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल टाइप में थी, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अनइवन सा है इस टाइप का कुछ, बट जो मटेरियल है वो तो सेम ही है लगभग। सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। सेल वॉल नहीं है बट
यही डिफरेंस देखने को हम लोग को मिल रहा है, राइट। तो चलो, प्लांट सेल, अनियन पील क्या थी, एक प्लांट सेल ही तो था, और ह्यूमन चीक सेल्स क्या हैं, एनिमल सेल है। तो थोड़ा इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को। तो इस ह्यूमन सेल में हमें 3 चीज़ें को देखने को मिल रही हैं। आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में जो एक न्यूक्लियस है, और आसपास जो साइटोप्लाज्म है ना। तो ये तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन अनियन सेल में हमें क्या देखने को मिला था, ये 3 चीज़ें तो थी प्लस एक एक्स्ट्रा सेल वॉल भी था, और वो सेल वॉल हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन अ सेल। ये तो हम लोग बेसिकली एक सेल का हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमारे सेल में क्यों हैं, इनका क्या यूज़ है, ये सब क्या करती हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, और क्या ये फंक्शन हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी हैं। तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है, इट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल मेम्ब्रेन separates one cell from another. It is a porous and allows the entry of materials essential for life processes and the exit of waste material. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सब सेल आपस में ही मिक्स हो जाएंगी। तो पहला चीज़ तो ये हो गया, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अदर। दूसरा क्या है, ये एक पोरस है, मतलब पोरस इन नेचर है। और ये क्या करता है दूसरा, कि इट अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब वो सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करने में मदद करता है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस सेल के लिए, इस सेल के जीने के लिए, इसके लिए जो फूड होता है वो सेल मेम्ब्रेन अंदर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। साइटोप्लाज्म जो है, इट contains other components of the cells and compounds such as carbohydrates, protein, fats and mineral salts. Most of the life processes take place within the cell cytoplasm. तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स को कंटेन करता है। इसके अंदर ही सब मटेरियल रहता है, सब फूड मटेरियल्स रहता है जो एक सेल के लिए नेसेसरी होता है। इसका तो यही मतलब है कि सारे लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में अकर करते हैं, यानी सेल के जो फंक्शंस होते हैं, सब प्रोसेसेस होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में अकर होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट अकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। तो ये जो न्यूक्लियस होता है रेगुलेट्स करता है, यानी मतलब वो गाइड, मतलब मतलब आप कह सकते हो कि वो ऑर्डर देता है, मतलब वो ध्यान देता है कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ढंग से हो रही हैं कि नहीं। मतलब वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसको रेगुलेट करता है। ओके, तो हमने इन तीनों का हमने फंक्शन देख लिया, सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का एंड न्यूक्लियस का। अब हमने प्लांट सेल में यानी कि अनियन पील में हमने सेल वॉल भी देखा था। तो ये सेल वॉल क्या करता है, ये सेल वॉल क्या करता है, वो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। This is why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure. अच्छा, तो अब समझ आया। ये जो चीक सेल्स थी, इनका इतना इरेगुलर सा शेप इसलिए था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। और ये जो अनियन सेल्स थी, इनका स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर थोड़ा शेप में था, रेक्टेंगल टाइप में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। सेल वॉल क्या करती है, वो रिजिडिटी यानी कि जो शक्ति होती है, रिजिडिटी को मेंटेन करके रखती है और स्ट्रेंथ देती थी प्लांट सेल्स को। इस वजह से जो प्लांट सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थे, उनके अंदर कोई भी स्पेस वगैरह नहीं थी, और वो एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म किए थे। तो अभी जितना भी हमने पढ़ा उससे हम लोग ये तो समझ गए कि इन बेसिक 4 चीज़ों का क्या फंक्शन है। ओके, तो आगे देखते हैं अब। Cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structures called plastids. Some plastids like chloroplast contain chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis. In non-green plants, they help in storage of substances.
Plant cells also have a large empty looking space called a vacuole. This helps the plant cell store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell. तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इन सब सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है. तो देखो, जो प्लांट सेल्स होती है ना, उनके पास एक टाइनी रॉड शेप यानी इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे से, जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं. कुछ प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं. क्लोरोफिल जानते हो ना? क्लोरोफिल वही चीज़ है जो एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है. इट इज़ व्हाट दैट मेक देम ग्रीन. ठीक है, क्लोरोफिल, प्लांट्स ग्रीन इसीलिए हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल करके एक पिगमेंट कंटेन करते हैं, और ये जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. और यही जो क्लोरोफिल है ये हमारा फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है. और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ये जो क्लोरोफिल है वो इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब वो सब्सटेंसेस को स्टोर करता है. ठीक है, तो प्लांट्स में प्लास्टिड होता है. प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है. क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स में, और नॉन ग्रीन प्लांट्स में वो सब्सटेंसेस को स्टोर करता है. प्लांट्स के पास एक काफ़ी बड़ा सा एक एम्प्टी टाइप का एक स्पेस भी होता है जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं. मतलब मान लो अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा सा एक एम्प्टी सा स्पेस होगा जिसको वैक्यूल बोलते हैं. ओके, ये क्या करता है, इसके क्या फंक्शन है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्लांट के लिए जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करता है. उसको वेस्ट मटेरियल से छुटकारा, मतलब इट हेल्प्स देम गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, और उनका शेप भी मेंटेन करता है. इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, मतलब प्लांट सेल को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में आपको वैक्यूल नहीं दिखेगा, और अगर है भी तो काफ़ी छोटा होता है. और ये जो छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो सेल इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. और हर उस पार्ट का एक खुद का एक स्पेशल फंक्शन होता है. जो एक सेल, मतलब हर ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल में हर जो पार्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और वो हर फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म के पूरे वर्किंग में मदद करता है. ठीक है, तो अब एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का मैं डायग्राम दिया है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले एनिमल सेल देखते हैं. बाहर का ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट. फिर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस क्या करता है, सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, राइट. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मटेरियल्स को इन एंड आउट करता है, राइट. फिर साइटोप्लाज्म है, इसमें मेनली सारी चीज़ें होती हैं. और ये माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आगे पढ़ोगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अभी जान लो, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल. यानी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल को. ठीक है, अब प्लांट सेल देख लेते हैं. प्लांट सेल में बाहर सबसे पहले ये सेल वॉल, अंदर के साइड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी है, ये बड़ा सा वैक्यूल. फिर प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, है ना. माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाएगा क्योंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल को, है ना. ठीक है, तो अब एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है. बाद में आप लोग और जानोगे इसके बारे में, बट अभी भी ऐसे देख लेते हैं. तो जो एनिमल सेल होता है उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, उनके पास ये प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, उनके पास प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, और उनके पास वैक्यूल भी नहीं होता है. प्लांट सेल में क्या होता है, उनके पास सेल वॉल होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है और वैक्यूल भी होता है. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना हो तो 3 पॉइंट का डिफ्रेंशिएट आप आराम से कर सकते हो. प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट आप आराम से कर सकते हो. अगर कोई इंसान आपको ऐसे माइक्रोस्कोप में कोई स्पेसिमेन दे दे और बोले बताओ ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है,
तो आप आराम से देख के बता लोगे। अगर उसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है, सेल वॉल है, आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको प्लास्टिड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि वो प्लांट सेल है ना। अगर प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो अगर एक बड़ा सा लार्ज सा वैक्यूल और सेल वॉल है तो ईजिली आप समझ जाओगे कि वो प्लांट सेल है। और अगर सेल वॉल और वैक्यूल नहीं है तो आप ईजिली समझ जाओगे कि वो एनिमल सेल है ना। तो आज के लिए हम लोग ने इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोग ने देखा कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप कौन बनाया, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने डिस्कवर किया, कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, प्लांट सेल्स किसके बने होते हैं, उनके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ऑल दैट, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, और डिटेल में जानेंगे सबके क्या फंक्शंस होते हैं, सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे डिफ़र करते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।